नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है पीयूष और आप सभी का स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और उम्मीद करता हूँ प्यारे साथी आप सभी अच्छे होंगे। और आपको पता है कि साथियों ओपन स्टडी गुरुकुल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लिए साथियों एक से एक बेहतरीन क्लासेस चल रहा है। हमने आपके लिए साथियों एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया सभी हिस्ट्री के जो प्रश्न है वो साझा किया। और रोज साथियों आपको स्टैटिक जीके के ऊपर एक वीडियो देखने को मिलेगा। अभी साथियों आने वाले एक दो दिन में मैं कोशिश करूंगा कि एसएससी सीजीएल 2024 में जो स्टैटिक जीके के प्रश्न बने हैं वो पूरे कंपाइल करके आपको एक वीडियो में दे दिया जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको पसंद आता होगा और इससे साथियों आप सीखते होंगे और अपने तैयारी को और भी बेहतरीन बनाते होंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों आज की सेशन शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है साथियों भारतीय कला, स्थापत्य तथा मूर्ति कला। इससे जो प्रश्न बने हैं साथियों उसमें से हम कुछ प्रश्न आपके लिए आज के सेशन में चर्चा करेंगे और उसके बाद आने वाले साथियों सेशन में और भी जो स्टैटिक जीके के बच रहे हैं टॉपिक है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के सामने आपके सामने जो पहला प्रश्न है वो आता हुआ, घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो प्रश्न है साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आपके 2023 में पूछा गया प्रश्न है। आपके पास विकल्प है कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और बात करें तो साथियों अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। अब देखो साथियों हम क्या करेंगे कि अब जैसे यहाँ पे मठ के बारे में पूछ लिया गया है, बेसिकली साथियों मोनेस्ट्री जो आपके बौद्धिक मठ होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। अब हम लोग साथियों जो भी इंपॉर्टेंट मठ है वो मैं आपके तक एक बार साझा कर दे रहा हूँ। सबसे पहले तो साथियों देखिए, एक आपसे कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। देखो साथियों मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मैं वही बताऊं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। बाकी तो ऐसे बहुत सारी चीजें पड़ी है दुनिया भर की, लेकिन मेरा ये कोशिश है कि वो जो आपके एग्जाम में पूछ रहा है वही मैं आप तक चर्चा करूं। एक साथियों आपके एग्जाम में पूछा गया हेमिस मठ। अब ये जो हेमिस मठ है साथियों याद रखिएगा ये आपके साथियों लद्दाख में स्थित है। ठीक है, लद्दाख में हेमिस मठ। ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो साथियों एक याद रखिएगा रूमटेक मठ। रूमटेक मठ, रूमटेक मठ पूछे तो ये आपके सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में। रूमटेक मठ पूछे तो सिक्किम में। याद करते चलिए साथियों साथ साथ, हेमिस मठ लद्दाख में, रूमटेक मठ सिक्किम में। एक मठ याद करिएगा नाम द्रोलिंग मठ, नाम द्रोलिंग मठ याद रखिएगा, नाम द्रोलिंग मठ। और इसे ही साथियों द गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है और ये आपके कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। नाम द्रोलिंग मठ कर्नाटक में, रूमटेक मठ सिक्किम में, हेमिस मठ। और बात करें तो साथियों अब यहाँ पे आता है घूम मठ। अब देखो ये तीनों पूछा गया और यहाँ पे एक प्रश्न है। अब घूम मठ की बात करें तो साथियों ये बेसिकली आपके पश्चिम बंगाल में है। घूम मठ पश्चिम बंगाल में है। और हिमाचल प्रदेश से साथियों आप मठ याद कर लीजिए, हिमाचल प्रदेश हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं एचपी। ठीक है, एक याद रखिएगा साथियों करदांग मठ, करदांग मठ, करदांग मठ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद टाबू मठ, टाबू मठ, टाबू मठ ये साथियों हिमाचल प्रदेश से। इसके बाद बात करें तो एक याद रखिएगा नाम गयाल मठ, नाम नाम गयाल मठ, नाम गयाल मठ। ये तीनों जो साथियों मोनेस्ट्री है ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, करदांग मठ, टाबू मठ, नाम गयाल मठ। और वही बात करें तो साथियों यहाँ पे हेमिश मठ लद्दाख, रूमटेक सिक्किम, नाम द्रोलिंग मठ कर्नाटक। और साथियों बात करें तो अरुणाचल प्रदेश से बात करें, यहाँ विकल्प में अरुणाचल प्रदेश भी है तो यहाँ से भी एक मठ याद रखिएगा तवांग मठ। क्या? तवांग मठ, तवांग मठ। ठीक है, ये साथियों अरुणाचल प्रदेश से। तो यहाँ पे आपके जो 4-5 मठ है ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से एक और मठ साथियों है सासुर मठ, सासुर मठ। ठीक है, सासुर मठ याद रखिएगा, सासुर मठ। ये जो भी है साथियों ये आपके हिमाचल प्रदेश से हो गए। तो देखो मेरा कोशिश था कि साथियों जो भी इंपॉर्टेंट मठ हैं जो पूछे गए हैं वो सब मैं आपके साथ एक सेशन में चर्चा करवा दूं। ठीक है, अभी साथियों बात करें तो लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे एक और मठ है साथियों लद्दाख में जिसे थिगसे मठ भी कहा जाता है, थिगसे मठ, थिगसे मठ। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पर और इस प्रश्न का सही उत्तर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साथियों बस अगर प्रश्न को लाकर ट्रिक लगवाना होता तो बड़ा आसान है उसमें तो, लेकिन अगर सबसे बड़ी बात है कि ना भैया आने वाले और भी एग्जाम में जो प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम जान लें। ठीक है, तो हेमिस मठ लद्दाख, रूमटेक मठ सिक्किम, नामद्रोलिंग मठ कर्नाटक, थिगसे मठ लद्दाख, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश, सासुर मठ हिमाचल प्रदेश, नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश, टाबू मठ हिमाचल प्रदेश, करदांग मठ हिमाचल प्रदेश,
तो ये सारे चीजें आप याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला है कि नटराज किस हिंदू देवता की नृत्य आकृति का प्रतिनिधित्व करता है। एसएससी सीजीएल आपके टीयर 2 में पूछा गया साथियों, ये प्रश्न है 2024 में। गणेश, विष्णु, कार्तिकेय, शिव। आपके लिए साथियों मैं एक फिगर भी लाया हूं, देख सकते हैं। तो जो साथियों नटराज है, ये माना जाता है कि जो आपके भगवान शिव हैं उनके नृत्य आपकी जो आकृति है, जो प्रतिमा है, उसे साथियों बेसिकली नटराज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, ठीक है। अगला है कि निचले गोदावरी क्षेत्र में अमरावती के महान स्तूप की दीवारों को निम्नलिखित में से किस उद्भृति मूर्ति कला रिलीफ स्कल्पचर से सजाया गया था। आपके टीयर 2 में पूछा गया प्रश्न है सीएचएसएल के। आल्टो रिलीफ, स्वतः स्थित, निम्न, अद्भुत, और बात करें तो साथियों जलमग्न, अद्भुत, ठीक है। अब देखो साथियों बात करें तो जैसे जब हम कुषाण काल पढ़ते हैं, ठीक है, जब आप कुषाण काल पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें साथियों आप दो कला के बारे में पढ़ते हैं, एक तो मथुरा कला शैली, ठीक है, और एक गंधार कला शैली, ठीक है, गंधार कला शैली याद रखिएगा। तो ये आपसे पूछ ले कि मथुरा कला शैली और गंधार कला शैली किस शासन के अंतर्गत विकसित हुआ, तो कुषाण, ठीक है। उसी तरीके से साथियों अगर हम बात करें तो जो आपका अमरावती कला शैली है, अमरावती कला शैली याद रखिएगा, ये जो है आपका अमरावती कला शैली, ये आपके साथियों आंध्र क्षेत्र में जो सातवाहनों का शासन था, ठीक है, सातवाहन वंश, सातवाहन इनके संरक्षण में साथियों आपके अमरावती कला विकसित हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे साथियों पूछा गया है कि जो निचले गोदावरी रीजन का जो निचला वाला हिस्सा है, वहां पे एक साथियों महान स्तूप है, ठीक है, अमरावती का महान स्तूप याद रखिएगा, ग्रेट स्तूपा। उसमें पूछा गया कि जो उसके दीवार है उस पर जो रिलीफ स्कल्पचर्स को किससे सजाया गया है, ठीक है, तो वो होगा साथियों बेस रिलीफ से, यानी कि किससे साथियों, बेस रिलीफ से सजाया गया, ये बात याद रखिएगा। स्तूप की जो दीवार है उसको बेस रिलीफ से सजाया गया है, और उन पर आप देखेंगे तो नक्काशीदार पदक, ठीक है, और सजावटी पैनल लगे हुए आपको मिलेंगे। ये आपके ग्रेट स्तूपा के जो दीवार है, ठीक है, ये बेस रिलीफ से आपको सजे हुए मिलेंगे, और इस पर एक नक्काशीदार पदक और आपके सजावटी चैनल लगे हुए मिलेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। याद रखिएगा अमरावती जो स्कूल है, हालांकि अमरावती जो कला शैली है वो बेसिकली सातवाहनों के संरक्षण में विकसित हुआ, जिस तरीके से कुषाणा में मथुरा कला शैली और गंधार कला शैली हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो चले हम अगले प्रश्न पे। अगला है कि श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। आपके एमटीएस 2022 का प्रश्न है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, मणिपुर। तो ये जो श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर है साथियों याद रखिएगा, तमिलनाडु के त्रिची के पास एक स्थान है, तिरुपत्तूर, ठीक है, तिरुपत्तूर, वहां पे साथियों स्थित है श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि साथियों विकल्प नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर होगा। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता था। आपके टीयर 1 में पूछा गया प्रश्न है एसएससी सीएचएसएल के। मंडप, अर्धमंडप, विमान और साथियों गोपुरम। अब साथियों थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, हल्का सा थोड़ा। अब देखो साथियों जब हम बात करते हैं मंदिर निर्माण कला का, ठीक है, मंदिर निर्माण कला का, वास्तुकला की जब हम बात करेंगे तो आप साथियों 3 नाम पढ़ते होंगे। एक तो नागर शैली की, ठीक है, नागर शैली की। इसके साथ बात करें तो साथियों आप एक द्रविड़ शैली के बारे में पढ़ते होंगे, ठीक है, और बात करें तो साथियों बेसर शैली के बारे में पढ़ते होंगे, ठीक है, बेसर शैली के बारे में पढ़ते होंगे। इतना आपने सुन रखा होगा अगर आप हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो। अब बेसिकली साथियों ये नागर स्टाइल के हैं, नागर शैली की हम बात करते हैं, नागर शैली की, ठीक है, नागर शैली की। तो अब नागर शैली की जो आपको मंदिर देखने को मिलेगा साथियों, इनकी क्या विशेषता रही होगी, ठीक है। तो नागर शैली की जो मंदिर होंगे इसमें साथियों आपको एक विशाल शिखर देख, इसकी विशेषता है साथियों विशाल शिखर वाला मंदिर होगा, विशाल शिखर, और इसके साथ साथ एक सभा मंडप होगा, ठीक है, सभा मंडप, ठीक है। और नागर शैली के जो मंदिर है साथियों ये आपको मुख्यतः उत्तरी भारत में देखने को मिलेगा, ठीक है, नागर शैली। वही बात करें तो साथियों
इसके अगर आपको उदाहरण एक देखना हो कि नहीं हमें नागर शैली को दिखाओ भैया किस तरह के मंदिर में देखने को मिलेगा, तो साथियों जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो आपके झांसी में है साथियों, ठीक है। ये आपकी नागर शैली में बनी हुई मंदिर है। तो एक तो आप नागर शैली, इसकी विशेषता में साथियों विशाल शिखर वो सभा मंडप देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें तो साथियों एक द्रविड़ शैली है, ठीक है, द्रविड़ स्टाइल, ठीक है, द्रविड़ शैली, ठीक है। अभी हाँ एक और बात साथियों, जो अभी राम मंदिर बना है अयोध्या में वो आपके नागर शैली में ही बना है, ठीक है, नागर शैली में ही बना है। तो आपको ये देखने को भी मिल जाएगा, अभी साथियों देखे भी होंगे, आप गए भी होंगे शायद, ठीक है। वही द्रविड़ शैली की हम बात करें तो जो आपके दक्षिण भारत में साथियों मंदिर जो देखने को मिलेगा दक्षिण भारत में वो आपके द्रविड़ शैली में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करें तो इसका क्या एक विशेषता है, तो इसके साथियों जो विशेषता में अगर हम बात करें तो एक इसमें विशाल प्रवेश द्वार होगा, बहुत बड़ा प्रवेश द्वार, और इसे कहा जाता है गोपुरम। क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। क्या साथियों? गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। ये जो विशाल प्रवेश द्वार है इसे गोपुरम कहा जाता है। और जो ये मंदिर आपको देखने को मिलेंगे साथियों, जो दक्षिण भारत में मंदिर होंगे, आप देखेंगे कि साथियों जो बड़े बड़े चट्टान है साथियों, उस बड़े बड़े चट्टान को काट कर इन मंदिर का रूप साथियों दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके द्रविड़ शैली, और बेसिकली साथियों जो द्रविड़ शैली है वो आप देखेंगे कि जो पल्लव शासक और इसके साथ साथ जो चोल वंश के शासक हुए, इन शासकों ने जो आपके मंदिर बनवाए हैं साथियों वो द्रविड़ शैली में ही मंदिर बनवाए हैं, ठीक है। और साथियों एक विशाल प्रवेश द्वार वाला यानी कि भव्य गोपुरम वाला मंदिर है दक्षिण भारत में, कुरंगनाथ मंदिर। कौन सा? कुरंगनाथ मंदिर, ठीक है, कुरंगनाथ मंदिर याद रखिएगा, जिसके साथियों एक भव्य गोपुरम है कुरंगनाथ मंदिर में, ठीक है। तो ये द्रविड़ शैली हो गया, ये क्या हुआ? द्रविड़ शैली हो गया। अब बचा साथियों बेसर शैली की। भैया बेसर शैली क्या है? तो ये दोनों का मिक्सअप है। जैसे आप मंदिर बनवा रहे हैं उसमें से साथियों कुछ चीजें आप नागर शैली के रख लिए, कुछ साथियों द्रविड़ शैली के रख लिए। नागर प्लस द्रविड़ यानी कि साथियों ये आपका बेसर शैली है। और बेसर शैली में देखा जाता है कि इसमें जो आपके चालुक्य वंश हुआ साथियों, इनके शासकों ने आपका जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र और दक्षिण पूर्व क्षेत्र है उसमें साथियों इस तरह के बेसर शैली के मंदिरों का निर्माण करवाया। और एक और बात याद रखिएगा साथियों, बेसर शैली को ही चच्चर शैली भी कहा जाता है, बेसर शैली को ही चच्चर शैली भी कहा जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है, बेसर शैली को ही चच्चर शैली भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा रहा, मैंने इस आपको थोड़ा सा बता दिया कि नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली। अब मुझे लगता है कि जैसे ये बात आप जान गए, आप इस प्रश्न का सही उत्तर भी बता देंगे कि भैया दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वारों को क्या कहा जाता है। भैया उसको आप कहेंगे कि नहीं उसे तो गोपुरम कहा जाता है, ठीक है। अब एक दो बात मैं आपको और बता दूं साथियों, आपको कई जगह पंचायतन शैली देखने को मिलेगा, एकायतन शैली देखने को मिलेगा। तो बेसिकली साथियों पंचायतन शैली है क्या, इस बात को आप समझिएगा। जैसे नागर शैली का आप मंदिर बनवाए हैं, ठीक है, अब उसमें साथियों आप क्या देखेंगे कि जहां गर्भगृह होता है, जहां पे साथियों मूर्ति स्थापित होती है, तो पंचायतन शैली के मंदिरों में साथियों एक साथ वहां पे 5 मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। जैसे बीच में साथियों यहाँ पे मान लीजिए कोई भगवान विष्णु है, तो उनके आसपास 4 और मूर्तियां स्थापित रहती है, जिसे साथियों हम पंचायतन शैली की मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। एकायतन शैली में आपको साथियों गर्भगृह में एक ही प्रतिमा या मूर्ति देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये साथियों थोड़ा सा बेसिक से हमने चीजों को बताया, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आप समझे होंगे, ठीक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर भी जाने होंगे। और चलेंगे हम साथियों अगले पे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कला क्षेत्र फाउंडेशन। अब देखो साथियों अगर आप हमारे सेशन में लगातार बने होंगे तो मैंने इसके साथ 2-3 बार जिक्र किया है पहले भी, ठीक है, कि स्थापना की जो ललित कलाओं के अध्ययन और प्रदर्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और एसएससी सीएपीएफ एसआई में आपका प्रश्न बना है 2022 में। रुक्मणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, अलारमिल वल्ली। साथियों आपके एग्जाम में इनका नाम कई बार आता है, अलारमिल वल्ली का, ठीक है, अलारमिल वल्ली का, ठीक है, अलारमिल वल्ली का। अब देखो साथियों ये तो पहले तो आपसे पूछ ले तो भरतनाट्यम किससे साथियों, ये भरतनाट्यम से। और बात करें तो
ये भरतनाट्यम में एक शैली है, भरतनाट्यम में एक शैली है जिसे साथियों पंडनल्लूर शैली कहा जाता है। ठीक है, पंडनल्लूर, पंडनल्लूर शैली, उसको अगर लोकप्रिय बनाने का कार्य जो किया है वो अलार्मिल वल्ली। ठीक है, अलार्मिल वल्ली ने। ठीक है, पूछ ले कि इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो भरतनाट्यम से। ठीक है, भरतनाट्यम से, ये बात आप समझे। वही बात करें तो आपसे पूछ ले मृणालिनी साराभाई के बारे में, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई। तो अगर मृणालिनी साराभाई की बात करें तो इनका जो संबंध है वो साथियों आपके भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, इसके साथ साथ आपके मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ठीक है, और बात करें तो साथियों कथकली। ठीक है, ये तीनों जो क्लासिकल डांस है साथियों, तीनों जो क्लासिकल डांस है उसका संबंध साथियों ये मृणालिनी साराभाई। ठीक है, अब आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो आपकी मल्लिका साराभाई है उनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ठीक है, तो ये तो मृणालिनी साराभाई के बारे में भी आप जानेंगे। एक और नाम है साथियों यामिनी कृष्णमूर्ति। देखो साथियों, मेरा कोशिश होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चाहिए ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछा गया है। मुझे साथियों, मैं आपके एग्जाम के बाहर की चीजें न पढ़ता हूँ न पढ़ाता हूँ। ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति जी की हम बात कर लें, यामिनी कृष्णमूर्ति की। अब देखो साथियों, यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो इनका संबंध जो है वो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम और साथियों कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, यानी कि दो क्लासिकल डांस जो है। अब देखो साथियों, दो क्लासिकल डांस आप समझते हैं ना, जैसे कोई है कि एक शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है, कोई साथियों दो दो में, जैसे भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में यामिनी कृष्णमूर्ति जी। अब एक और बात याद रखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति जी से, साथियों जो जो तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम मंदिर है साथियों, तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम मंदिर, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, लिख देता हूँ, तिरुमाला, तिरुमाला तिरुपति, तिरुमाला तिरुपति देव स्थानम मंदिर, देव स्थानम मंदिर। ठीक है, अब इस मंदिर में इनको यामिनी कृष्णमूर्ति जी को याद रखिएगा, इन्हें एक अस्थाना नर्तक या रेजिडेंट डांसर की उपाधि मिला है। ठीक है, इस सम्मान से साथ ही इनको नवाजा गया है यामिनी कृष्णमूर्ति जी को। ठीक है, तो ये तीन बातें आपको जरूर याद रखना है मेरे प्रिय साथी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न के ऊपर हम आते हैं यामिनी कृष्ण, सॉरी, इस प्रश्न का सही उत्तर रुक्मणी देवी अरुणडील हो जाएगा, और इनसे भी जुड़े कई बातें हमें याद रखना है। ठीक है, तो मैं इसको साथ ही थोड़ा मिटा देता हूँ शायद, क्योंकि इसका अब काम हो गया आपको। एक मिनट, ठीक है, हाँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, तो यामिनी कृष्ण मूर्ति जी से, सॉरी, रुक्मणी देवी अरुणडील से बात याद करना है जो हमें, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सबसे पहले तो रुक्मणी देवी अरुणडील की बात करें तो मैं अब इनका नाम आप जान लीजिए, शायद हम उन्हीं के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणडील। सबसे पहले तो इनका जो संबंध है वो आपके भरतनाट्यम, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुणडील का जो संबंध है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है। और बात करें तो साथियों इसके साथ साथ एक और बात याद रखिएगा, रुक्मणी देवी अरुणडील जो है ये भारत की पहली महिला है जो राज्यसभा में नामित हुई थी। याद रखिएगा, राज्यसभा सदस्य के रूप में। आपको पता है कि 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, तो राज्यसभा सदस्य के रूप में ये नॉमिनेट होने वाली पहली महिला सदस्य हैं आपके। ठीक है, याद रखिएगा रुक्मणी, मैं पहले भी साथियों बता चुका हूँ ये बातें उस सेशन में जब हम क्लासिकल डांस वाला पढ़ रहे थे। ठीक है, फिर भी अगर यहाँ पे आया तो हमें थोड़ा सा आर्ट में इनको भी देखना पड़ेगा। और बात करें तो रुक्मणी देवी अरुणडील ने साथियों अपने पति जॉर्ज अरुणडील के साथ मिलकर 1936 में, कब की घटना है साथियों, जनवरी 1936 में, जनवरी 1936 में मद्रास के चेन्नई के अडियार में, कहाँ पे साथियों, चेन्नई के अडियार में। ठीक है, अडियार में, याद रखिए कि जनवरी 1936 में ये जो आपके कला क्षेत्र फाउंडेशन है इसकी स्थापना की थी। कला चित्र फाउंडेशन, नृत्य और संगीत की एक अकादमी है कला चित्र फाउंडेशन। ठीक है, इसकी स्थापना जनवरी 1936 में रुक्मणी देवी अरुणडील ने की थी। ठीक है, यानी कि विकल्प नंबर ए। और इसके साथ साथ याद रखिएगा जनवरी 1994 में साथियों संसद के एक अधिनियम के माध्यम से कला क्षेत्र फाउंडेशन को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। तो उम्मीद है साथियों यहाँ से 4-5 आपके जो बातें हैं, और आप देखेंगे साथियों यहाँ से प्रश्न बने हैं, बनते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय निम्न में से किस स्थान पर स्थित है।
आपके एसआई का प्रश्न है साथियों, 2020 में पूछा गया है। नई दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज, मुंबई। अगर नेहरू स्मारक संग्रहालय की हम बात करें तो ये आपके साथियों नई दिल्ली में तीन मूर्ति हाउस के परिसर में स्थित है। ठीक है, तीन मूर्ति हाउस के कैंपस में स्थित है आपके नेहरू स्मारक संग्रहालय। और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो 1964 में, यानी कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद इसकी स्थापना होती है। ऑब्जेक्टिव यही है कि साथियों जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास है उसका संरक्षण और पुनर्निर्माण करना। ठीक है, ये बात आप समझिएगा। और ये जो नेहरू स्मारक संग्रहालय है ये आपके संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी, स्वायत्त संस्थान है। ठीक है, ये आपके नेहरू स्मारक संग्रहालय। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसी से तरह आपसे पूछ ली कि पूछ क्या ले सकते, ये पूछा गया आपके एग्जाम में, जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ है? अब बताइए, जयप्रकाश नारायण संग्रहालय कहाँ है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, कहाँ? लखनऊ। ठीक है, जयप्रकाश नारायण संग्रहालय लखनऊ में है। ठीक है, तो ये बात साथियों हमें याद रखना है। चले हम अगले प्रश्न पे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? तिब्बतन गोल्डन टेम्पल आपको कहाँ पे मिलेगा भैया? सिक्किम में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में। अब आइए साथियों जानते हैं इसके बारे में। हालांकि थोड़ा सा मैंने हिंट आपको पहले प्रश्न में दे दिया है, अब चाहेंगे तो आराम से कर लेंगे। अब ये जो तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर है साथियों ये आपको कर्नाटक में मिलेगा। ठीक है, कर्नाटक में मिलेगा। अब मैंने बताया कि साथियों कर्नाटक के मैसूर जिला में एक मठ है साथियों, नाम द्रुलिंग मठ जिसे कहते हैं, नाम द्रुलिंग मठ। और नाम द्रुलिंग मठ को साथियों द गोल्डन टेम्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? द गोल्डन टेम्पल कहते हैं। ठीक है, द गोल्डन टेम्पल कहते हैं। और इसकी जो स्थापना है साथियों, इसकी स्थापना 1963 में, 1963 में एक पल्युअल वंश के द्रुबांग पद्म नोरबू रिनपोचे हुए। ठीक है, इनका नाम थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, दुर्बवांग। ठीक है, दुर्बवांग पद्म नोरबू। ठीक है, नोरबू रिनपोचे। ठीक है, रिनपोचे। इनके द्वारा साथियों 1963 में साथियों आपके ये जो नामद्रुलिंग मठ है, या जिसे साथियों तो गोल्डन टेम्पल कहा जाता है, उसकी स्थापना हुई थी। और ये कर्नाटक के मैसूर जिले में। ठीक है, बाकी जो इंपॉर्टेंट मठ है साथियों मैं आपको पहले ही बताया। जैसे एक बार अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि रूमटिक जो मठ है वो कहाँ पे है? रूमटिक मठ कहाँ पे है? आप बता देंगे सिक्किम, क्योंकि पहले जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला पे। चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? CGL 2022 में पूछा गया है। और आपके पास विकल्प है मैथ्यू नोविकी, मैक्सवेल फ्राई, ली कार्बूशियर या अल्बर्ट मेयर। ठीक है, तो जो चंडीगढ़ का मुक्त हाथ स्मारक है, ओपन हैंड मॉन्यूमेंट, आप देख सकते हैं साथ आपके पास एक इमेज है, आप इसमें देख लीजिए। इसके अगर वास्तुकार की बात करें, यानी कि कौन इसको डिजाइन किया था, तो वो आपके ले कार्बूशियर है। ठीक है, ले कार्बूशियर है। और ये बेसिकली माना जाता है कि जो चंडीगढ़ का गवर्नमेंट है साथियों उसका एक प्रतीक है। अब माना जाता है कि साथियों ये जो सिंबल है वो इस बात का प्रतीक है कि शांति और समृद्धि का, इसके साथ साथ मानव जाति की एकता का प्रतीक है। मैं जब इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था तो यही बताया गया कि साथियों हम हाथ से ही साथियों कुछ चीजें लेते हैं, फिर साथियों देने का भी काम करते हैं। तो ये एक प्रकार से साथियों मानव जाति की एक एकता का प्रतीक के रूप में ये आपका जो चंडीगढ़ का ओपन हैंड मॉन्यूमेंट है। ठीक है, इसकी जो वास्तुकार है ले कार्बूशियर है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में भी। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। अगला है कि किस वर्ष सांची को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया था? ठीक है, SSC स्टेनोग्राफर में पूछा गया ये प्रश्न साथियों 1998, 2001, 1994, 1989। अब साथियों मैंने पूरी कोशिश किया है कि जो आपके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है साथियों, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, ठीक है, जहां से साथियों प्रश्न बने हैं, अब देख ही रहे हैं आपके सामने ही प्रश्न अब बनते भी हैं। ठीक है, हेरिटेज साइट के
अभी साथियों हमारे पास जो कुल टोटल साइट है वो इनकी संख्या 43, कितनी है साथियों, 43। अगर साथियों 2023 के हिसाब से मैं आपको बात करूं तो आपको दो चीजें याद रखना, एक तो वेस्ट बंगाल का साथियों शांति निकेतन, जिसकी स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, शांति निकेतन, ठीक है। और इसके साथ साथ जो होयसल में साथियों जो टेम्पल्स, ठीक है, होयसल जो टेम्पल्स है वो साथियों इसमें शामिल हुआ था, ठीक है, 2023 में। 2024 में साथियों मोईदम्स, ठीक है, 2024 में मोईदम्स। अब बेसिकली ये क्या है, जो असम में अहोम राजवंश था साथियों, उनके जो माउंट बरियल सिस्टम है उसको साथियों 2024 में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये रिसेंट की चीजें हैं जिनको हमें थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास साथियों यूनेस्को की कुल टोटल 43 साइट्स हैं, उसमें से साथियों याद रखिएगा 35 आपके कल्चरल है, सांस्कृतिक है, इसमें से साथियों 7 जो है आपके नेचुरल है, प्राकृतिक है, और एक साथियों आपके मिश्रित है। एक मिश्रित में कौन सा है साथियों, जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये साथियों जो 2016 में शामिल हुआ था, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पे साथियों एक बार शिद्दत से इसे देख लीजिए, ठीक है। ये पूरी लिस्ट है साथियों, मैं सोचा कि 2-4 बता दो, फिर मुझे लगा कि नहीं ये सारा चीजें मैं आप एक बार साझा कर दूं। तो साथियों जो हमने 43 बताया उसमें से आप देखिए कि 35 कल्चरल है, यानी कि सांस्कृतिक साइट है, ठीक है। बात करें तो 7 आपके प्राकृतिक साइट है, एक आपके मिश्रित साइट है। अब ये 35 जो आपके सांस्कृतिक साइट है उसमें देखिए 1983 में आपका आगरा किला, अजंता की जो केव्स है 1983 में, देखिए साथियों डेट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नालंदा महाविहार है साथियों, जो आपके बिहार के नालंदा में है आर्कियोलॉजिकल साइट, ये 2016 में इसमें ऐड हुआ था, ठीक है। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची 1989, क्या साथियों आपका प्रश्न यही था क्या, 1989, यानी कि जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है साथियों ये आपके 1989 में शामिल हुआ था, कहाँ पे, 1989 में, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, आगे देखिए साथियों जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, ठीक है, ये आपके 2004 में। इसके बाद साथियों जो गोवा में चर्च है ये 1986 में, धौलावीरा 2021 में। इसके बाद साथियों जो एलिफेंटा केव्स हैं ये साथियों 1987 में, एलोरा केव्स 1983 में, फतेहपुर सिकरी 1986 में, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स 1987 2004, ठीक है। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी 1986 और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम 1984, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पटडगल, ठीक है, ये साथियों 1987, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान 2013, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017 और हुमायूं का जो टॉम्ब है साथियों दिल्ली में 1993 में साथियों, हुमायूं का जो मकबरा है ये 1993 में, जयपुर सिटी जो है ये 2019 में। इसके बाद जो काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल है साथियों तेलंगाना में 2021 में साथियों, ये 2021 के समय देखिए 2021 में ये शामिल हुआ था, ठीक है। और इसी के साथ 2021 में जब ये शामिल होता तो धौलावीरा भी शामिल हुआ था, ठीक है, हड़प्पा जो सिटी था। और धौलावीरा से एक प्रश्न साथियों उस साल यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स 1986 में, और महाबोधि टेम्पल जो है आपके बोध गया में ये 2002 में साथियों। और इसके साथ जो मोईदम्स आपने देखा साथियों, जो माउंट बरियल सिस्टम है अहोम डायनेस्टी का, ये 2024 में, ये याद रखिएगा साथियों ये लेटेस्ट है तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो जो माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया है ये साथियों 1999, 2005, 2008, ठीक है। इसके बाद बात करें तो कुतुब मीनार एंड इट्स जो मॉन्यूमेंट्स है, इसके मॉन्यूमेंट्स है दिल्ली में, ये 1993 में। रानी की वाव द क्वीन स्टेप वेल एट पाटन गुजरात में जो है 2014 में। रेड फोर्ट जो कॉम्प्लेक्स है 2007 में। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका है 2003 में। स्केट जो हाँ ये साथियों जो 2023 में हमने कहा कि जो होयसला के पवित्र समूह है जहाँ पे साथियों 3 टेम्पल्स थे, उनको साथियों आपके 2023 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, वो 2023 में, ठीक है। शांति निकेतन जो वेस्ट बंगाल का है, ठीक है, ये 2023 में। शन टेम्पल जो है आपका कोणार्क में, ठीक है, सूर्य मंदिर जिसको आप कहते हैं, 1984 में। ताजमहल को 1983 में। आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कार्बोशियर, हाँ देखो साथियों अभी इनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है। एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द टू द मॉडर्न मूवमेंट, ठीक है, 2016 में साथियों ये। जंतर मंतर जो है जयपुर में, ठीक है, ये 2010 में शामिल हुआ था। और बात करें तो एक ये है साथियों विक्टोरिया
गोथिक एंड आर्ट डेको ऑफ मुंबई, ठीक है, मुंबई के साथ जो है ये 2018 में शामिल हुआ था, ठीक है, विक्टोरियन गोथिक। इसके बाद बात करें तो साथियों जो नेचुरल साइट्स है उसमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। देखो साथियों अब इसमें मुझे लगता है कि सब मैं एक आपको दिखाने के लिए लाया, लेकिन जो कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है, जैसे एक तो 2023 वाला एकदम टिप्स पे याद रखना, 2024 एकदम टिप्स पे याद होना चाहिए, और बाकी जो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की चीज़ें हैं जो साथियों पूछ लिया जाता है जैसे वो थोड़ा सा देख लेंगे तो उतना काफ़ी है। और यहाँ पे साथियों जो आपका नेचुरल साइट्स में जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया है 2014 में, काजीरंगा 1985, केवलादेव नेशनल पार्क 1985, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985, नालंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1988-2005, सुंदरबंस नेशनल पार्क्स 1987, वेस्टर्न घाट्स 2012 और मिक्स्ड में साथियों कंचनजंगा नेशनल पार्क। अब देखो साथियों इनमें से दो तरह के भी क्वेश्चन बनेंगे, एक तो साथियों वहां पे थोड़ा सा जाके हाँ यहाँ पे आपसे सन पूछ लिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एक तो ये भी है कि क्या भैया ये यूनेस्को साइट है कि नहीं, इससे भी प्रश्न बन सकता है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलते हैं साथियों हम लोग अगले प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल परंपराओं में से नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनेस्को इंटेंजिबल। अब देखो साथियों यहाँ अभी हम लोग जो बात कर रहे थे वो सारी चीजें टेंजिबल था, लेकिन यहाँ पे अनटेंजिबल की हम बात करेंगे जो अमूर्त है साथियों, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, अमूर्त कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के बारे में। अब देखो साथियों 2000 अगर हम लेटेस्ट की बात करें तो 2024 में जो इसमें ऐड हुआ वो आपका नौरोज है, ठीक है, नौरोज है, ठीक है, नौरोज है। और बात करें तो साथियों इसके साथ साथ 2023 में बात करें तो इस लिस्ट में साथियों जो गुजरात का गरबा है, गुजरात का गरबा, गुजरात का गरबा ये शामिल हुआ था, गुजरात का गरबा शामिल हुआ था, ठीक है, तो ये लेटेस्ट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा जरूर। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आज हम पूरी जान लेते हैं कि जो यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में है इसमें भैया कौन शामिल है कौन नहीं है, वो सब हम बात कर लेंगे, ठीक है। 2024 में तो नौरोज, 2023 में गुजरात का गरबा, 2021 में साथियों जो कोलकाता का दुर्गा पूजा है ये शामिल हुआ था, कोलकाता का दुर्गा पूजा, कोलकाता का दुर्गा पूजा, ठीक है, 2021 में। 2017 में आपका जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला है ये शामिल हुआ था, और 2016 में योग, ठीक है, योग जो है इसको शामिल किया गया था इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में, ठीक है। 2014 में साथियों इसमें शामिल हुआ था पंजाब में, पंजाब में साथियों जो जांडियाला गुरु के ठठेरे के बीच एक बर्तन बनाने का पारंपरिक कारीगरी है, पीतल और तांबे की बर्तन बनाया जाता है, उसको साथियों इस हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, ठीक है। 2013 में साथियों ये पूछा गया है, ये तो इम्पोर्टेंट है साथियों, ये पूछा गया आपके एग्जाम में, 2013 में जो मणिपुर का संकीर्तन है, मणिपुर का संकीर्तन, ठीक है, मणिपुर का संकीर्तन याद रखिएगा, 2013 में जो मणिपुर का संकीर्तन है, मणिपुर का संकीर्तन जो वहाँ का एक साथियों रिचुअल, याद रखिएगा रिचुअल यानी कि एक अनुष्ठानिक गायन और नृत्य है, मणिपुर का जो संकीर्तन है ये आपके साथियों 2013 में शामिल हुआ था, ठीक है, ये 2013 में शामिल हुआ था, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो और इम्पोर्टेंट हमें लगता है वो थोड़ा सा जान लीजिए। 2012 में लद्दाख का एक बौद्ध जप है साथियों, जो बौद्ध ग्रंथों का पाठ है वो शामिल हुआ था। 2010 की बात करें, 2010 का, तो इसमें 2010 में साथियों तीन चीजें, एक तो आपका जो छऊ नृत्य है, ठीक है, छऊ नृत्य ये शामिल हुआ था। इसके साथ साथ बात करें तो राजस्थान के कालबेलिया जो लोकगीत है, कालबेलिया याद रखिएगा वो लोकगीत भी है और नृत्य भी है, राजस्थान के कालबेलिया, कालबेलिया, राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य भी है, लोकगीत और नृत्य भी है, ये जो है ये 2010 में शामिल हुआ था, छऊ और कालबेलिया लोक नृत्य और लोकगीत। और एक और साथियों मुडी येट्टू, उसको क्या बोलते हैं, मुडी येट्टू। अब ये मुडी येट्टू है क्या, मुडी येट्टू जो है साथियों बेसिकली आपका केरल का एक अनुष्ठानिक थिएटर और नृत्य नाटक है मुडी येट्टू, तो ये 2010 में शामिल हुआ था, ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा साथियों, 2010 में ये शामिल हुआ था। और वही हम बात करें तो 2009 में रमन्ना शामिल हुआ था, 2009
2009 की घटना है रमन्ना। देखो ये रमन्ना बेसिकली है क्या, याद रखिएगा रमन्ना, ठीक है। रमन्ना ये आपका जो एक रिलीजियस फेस्टिवल और रिचुअल थिएटर है गढ़वाल हिमालय वाले रीजन का, ठीक है, ये भी शामिल हुआ था। और 2008 में, सबसे पहले की अगर हम बात करें 2008 में, तो यहाँ पे साथियों याद रखिएगा एक तो कुटियाट्टम जो संस्कृत थिएटर है, और इसके साथ साथ जो वैदिक चैंटिंग है, ठीक है, वैदिक मंत्रो जाप है, वो शामिल हुआ था। और रामलीला, ये तीनों साथियों 2008 में शामिल हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये सारी चीजें आपको याद रखिएगा। तो जिसमें मुझे जहां तक लगता है यही 2-3 इंपोर्टेंट है साथियों। 2024, 23, 21 ये थोड़ा सा याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे ये 2020 के एग्जाम में, तो इसमें क्या पूछा गया है कि पूछा गया है कि इसमें से कौन है जो इसमें शामिल है। तो जैसे लद्दाख का बौद्ध मंत्राचार, जैसे हमने बताया कि बौद्ध जाप, ठीक है, जाप एक प्रकार से मंत्राचार है, ठीक है, ये तो है भैया। वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, ये भी शामिल है। अब जैसे ये लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार कब इसमें शामिल हुआ था, आपको भी मैंने बताया 2012 में। वैदिक मंत्रोच्चार परंपरा कब शामिल हुआ था, ये 2008 में। कब, 2008 में। छऊ नृत्य कब शामिल हुआ था, 2010 में। यक्षगान, ये बेसिकली जो है कर्नाटक से जुड़ा जो चीज है, ये आपका, ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये डी जो है आपका गलत उत्तर हो जाएगा। चले साथियों अगले, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। बैद्यनाथ धाम, बैद्यनाथ धाम साथियों आप सुने होंगे, यूपी बिहार से होंगे तो इसके बारे में तो कब जानते होंगे। ये आपके झारखंड, ठीक है, झारखंड बैद्यनाथ धाम, ठीक है। ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, और साथियों सोमनाथ के बारे में आप कई बार सुने होंगे साथियों, सोमनाथ का अटैक, ठीक है, पढ़ते भी होंगे। तो ये आपके गुजरात से, तो यहाँ पे पूछा गया है। और वही बात करें तो साथियों महाकालेश्वर कहाँ है, महाकालेश्वर आप इसके बारे में साथियों यहाँ पे भी काफी देखते होंगे कि महाकालेश्वर काफी चर्चा में रहता है। तो ये आपके उज्जैन में है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर है, ठीक है, महाकालेश्वर। और इसके साथ साथ जो ओंकारेश्वर है, ये आपके एमपी में भी यही है, ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश में। तो पूछ रहा है कि पश्चिमी तट पर स्थित है। तो साथियों जो पश्चिमी तट है हमारा, उसमें साथियों आपका ये गुजरात में साथियों यही है, यानी कि साथियों ये डी नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और सबसे पहली बात हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग है ये कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। ये जब इससे प्रश्न बना ही है तो साथियों एक बार हम देख ही लेते हैं। तो सबसे पहले 4 तो आपका यही मिल गया, बैद्यनाथ धाम झारखंड, ठीक है, बैद्यनाथ धाम जो है झारखंड में, झारखंड में साथियों जो देवगढ़ है वहां पे, ठीक है। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में, महाकालेश्वर उज्जैन एमपी, इसके साथ साथ सोमनाथ गुजरात हो गया, 4 तो यही हो गया भैया। काशी विश्वनाथ, ठीक है, आप विश्वनाथ यहाँ के गए भी होंगे, ठीक है, काशी विश्वनाथ, ये आपके काशी बनारस, ठीक है। तो एक ये ज्योतिर्लिंग हो गया वाराणसी में। इसके बाद साथियों बात करें तो महाराष्ट्र में, याद रखिएगा महाराष्ट्र में एक तो भीमा शंकर, भीमा शंकर, ठीक है, भीमा शंकर महाराष्ट्र, एमएच में लिख देता हूँ 60। इसके बाद अगर हम बात करें तो साथियों महाराष्ट्र में एक और है त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में। और इसके बाद बात करें तो एक गृष्णेश्वर है साथियों, ये आपके औरंगाबाद में, ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। तो ये आपके 4 4 8 ही हो जाएंगे। इसके बाद बात करें तो साथियों गुजरात में एक और है, जैसे सोमनाथ पड़े वैसे साथियों एक नागेश्वर है, नागेश्वर जो है ये आपके गुजरात में द्वारिका में मिलेगा, ठीक है, नागेश्वर। 9 हो गया साथियों। रामेश्वर, याद रखिएगा साथियों रामेश्वर, ठीक है, ये रामेश्वरम में आपके तमिलनाडु के, ठीक है, रामेश्वरम में, ठीक है, रामेश्वरम आपके तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में, ये बात आप याद रखेंगे। इसके बाद बात करें तो कितना होगा साथियों, ये 4 3 7 8 2 10, 10 हो गया साथियों, 10। और इसके बाद बात करें तो एक मल्लिका अर्जुन, मल्लिका अर्जुन आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में, ठीक है, मल्लिका अर्जुन, मल्लिका अर्जुन आपके आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में, ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद साथियों एक, हाँ, जो काफी इंपोर्टेंट, जहां पे साथियों कई बार चर्चा आता है, केदारनाथ धाम, केदारनाथ धाम आपके उत्तराखंड, ठीक है, हिमालय में, ठीक है, यहाँ पे साथियों आपका केदारनाथ धाम। तो ये 12 होंगे साथियों, ठीक है, 4 3 7 3 10 1 11, और एक मैंने लिखा नहीं, मैं लिख ही देता हूँ आपको, लिखा नहीं कौन सा साथियों में, गृष्णेश्वर वाला, ठीक है, आपके जो गृष्णेश्वर में, नेश्वर में, ये आपके औरंगाबाद, ठीक है,
औरंगाबाद, औरंगाबाद, ठीक है। तो ये हो गए साथियों 12, ठीक है। देख लीजिए साथियों, प्रश्न बने हैं तो मैं साथियों आपको 12 ज्योतिर्लिंग जो है वो उसको बता दिया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा माउंट आबू में स्थित है? हंसेश्वरी मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, नाहरगढ़ का किला, सहेलिया की बाड़ी, ठीक है। तो साथियों जो माउंट आबू है, ठीक है, इसमें साथियों आपके जो दिलवाड़ा मंदिर है, जो जैन टेम्पल है, जैन टेम्पल याद रखिएगा साथियों, जैन मंदिर है। और ये आपके जो माउंट आबू है साथियों अरावली हिल्स पर स्थित है। और ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और जो आपका माउंट आबू है साथियों राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है आपका माउंट आबू, माउंट आबू, माउंट आबू। और वहीं पे साथियों जो है ये आपका दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर, कई जगह साथियों बोला ही जाता है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये दिलवाड़ा मंदिर, ठीक है, श्वेतांबर जैन मंदिर का आपका ये कई मंदिर का समूह है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफा की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? सीजीएल 2020 में पूछा गया। पंचतंत्र की कथा है, पेंटामेरान कथाएं, जातक कथाएं, हितोपदेश की कथाएं। तो सबसे पहले तो साथियों ये जो अजंता केव्स है, अजंता की गुफाएं, ये बेसिकली साथियों महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? और साथियों अभी आप देख कर आए हैं कि साथियों ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है, ठीक है। अब बात करें तो जो अजंता की केव्स है इसमें मेन मुख्य रूप से अगर बात करें मेनली साथियों, तो आप देखेंगे साथियों जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म, उससे जुड़ी जो कथाएं हैं, उससे जुड़ी जो कथाएं हैं उसका चित्र आपको साथियों इन केव्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब वही पूछा गया है कि जो यहाँ पे जो चित्रकारी और मूर्तिकला हुई है उस कथा का क्या कहानी है, मतलब किस कहानी पर आधारित वो सारे चित्र हैं, ठीक है। तो क्या पंचतंत्र की कथाएं हैं, पेंटामेरान की कथाएं हैं, जातक कथाएं हैं, हितोपदेश कथाएं हैं? तो साथियों आप जातक कथाएं के बारे में सुनते होंगे, जातक कथाएं, जातक कथाएं यानी कि जातक टेल्स। अब ये जातक कथाएं बेसिकली है क्या साथियों? इसमें माना जाता है कि जो महात्मा बुद्ध हुए अब उनके साथ उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया कि साथियों जो कई पीछे के अवतार हुए, कई जो जन्म हुए हैं उनके, तो उनसे जुड़ी जो साथियों कहानी है, उनसे जुड़ी जो कथाएं हैं वो आपके जातक कथाएं में, ठीक है। तो यही जातक कथाओं से जुड़ी जो चीजें हैं वो आपके अजंता केव्स के अंदर साथियों आपकी पेंटिंग्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर साथियों जातक कथाएं हो जाएगा, ठीक है। अब जातक कथाएं भी समझ गए कि यानी कि महात्मा बुद्ध के पिछले जन्म से जो जुड़ी कहानियां हैं, ठीक है। चलिए साथियों अगला प्रश्न, गुरु हेमकुंड साहिब की छत एक उल्टे के आकार में है। सीजीएल 2022 में पूछा गया। कमल, सूरजमुखी, गुलाब के फूल, गेंदे का फूल। तो हेमकुंड साहिब जो गुरुद्वारा है इसका जो छत है साथियों, छत याद रखिएगा, वो एक ऊर्ध्व कमल का आकार दिया गया है, उल्टा कमल है साथियों, उल्टे कमल का आकार दिया गया है। बेसिकली उल्टा कमल माना जाता है कि मनुष्य की अप्रकाशित आत्मा का प्रतीक है, ठीक है, इनलाइटमेंट नहीं हुआ है साथियों, ठीक है, अप्रकाशित आत्मा का एक प्रतीक है। तो जो हेमकुंड साहिब है साथियों यहाँ पे आप देखेंगे तो इनके जो छत है वो एक उल्टे कमल के आकार में। एक साथियों आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा है अकाल तख्त साहिब से, अकाल तख्त साहिब से एक प्रश्न बना है आपके एग्जाम में, अकाल तख्त साहिब याद रखिएगा। और ये जो है अकाल तख्त साहिब सिखों के 5 तख्तों में से एक माना जाता है, अकाल तख्त साहिब, ठीक है। और ये कहाँ पे है साथियों? जो गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, स्वर्ण मंदिर के ही परिसर में स्थित है, स्वर्ण मंदिर के परिसर में स्थित है अकाल तख्त साहिब, ठीक है। आपसे पूछा गया कि अकाल तख्त साहिब कहाँ है, तो पहले तो साथियों अगर अमृतसर हो तो वहां पे साथियों जो स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, उसी के परिसर में अकाल तख्त साहिब स्थित है, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा, सिखों के 5 तख्तों में से एक है आपका अकाल तख्त साहिब, ठीक है। ये साथियों पूछा गया है इस आपके एग्जाम में। बिरजा मंदिर, राजा रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, असम में, केरल में। तो साथियों जैसे अगर हम बात करें बिरजा मंदिर, ये आपके उड़ीसा के जाजपुर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जाजपुर में, ठीक है। उसी तरीके से बात करें तो जो राजा रानी मंदिर है ये भी साथियों आपके उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और इसके साथ साथ जो समलेश्वरी मंदिर है
ये भी साथियों आपके उड़ीसा के संबलपुर में महानदी के तट पर है। महानदी के तट पर है, ठीक है, महानदी के तट पर है। तो ये सभी जो टेम्पल्स हैं ये आपके साथियों उड़ीसा में, कहाँ पे हैं? उड़ीसा में। याद रखिएगा सारे के सारे जो टेम्पल्स हैं वो आपके उड़ीसा में है, ठीक है। चले साथियों अगले पे। बहुसर्जक भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया है? बाघों का, घोड़ों का, हाथियों का, गायों का। तो साथियों एक चित्रकार हुए विश्व प्रसिद्ध, काफी इनका अच्छा नाम है, वो आपके हुए मकबूल फिदा हुसैन। कौन? मकबूल फिदा हुसैन, याद रखिएगा मकबूल फिदा हुसैन। और इनकी जो पेंटिंग्स थी साथियों, जो इनकी चित्रकारी थी, उसमें देखा गया कि ये ज्यादातर जो आपके हॉर्सेस है, घोड़ा है, उनका इन्होंने प्रयोग किया है। और इसके साथ साथ एक शहर का परिदृश्य भी इन्होंने साथियों अपने चित्रकारी के माध्यम से दिखाया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका घोड़ा होगा, हॉर्सेस होगा। एक और भी साथियों चित्रकार हुए नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, ठीक है, नंदलाल बोस, ठीक है। और नंदलाल बोस से जुड़े आपको एक बात याद रखना है, जो आपके संविधान है साथियों, उसके मूल प्रति का डिजाइन जो है वो आपके नंदलाल बोस ने किया था। ये भी एक चित्रकार हुए नंदलाल बोस, ठीक है। तो यहाँ पे मकबूल फिदा हुसैन की हम बात कर रहे हैं तो साथियों नंदलाल बोस को भी थोड़ा सा हम जान सकते हैं, ठीक है। चलिए साथियों, किसी आभूषण में खांचा या नक्काशी उत्कीर्ण कर, ठीक है, मानते हैं कोई आप आभूषण बना रहे हैं और उसमें कोई नक्काशी उत्कीर्ण कर उस पर जो रंग भरा जाता है उसको क्या कहते हैं? फुलकारी कहेंगे, जरदोजी कहेंगे, चिकन कहेंगे या चिकनकारी साथियों, या मीनाकारी कहेंगे। तो साथियों जो आपका आभूषण में रंग भरने का काम है साथियों, जिसे रंगकर्म बोला जाता है, रंगकर्म, ठीक है, रंगकर्म बेसिकली एक फारसी कला है, उसे साथियों आपका मीनाकारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीनाकारी कहा जाता है, ठीक है, मीनाकारी कहा जाता है। और चिकनकारी से साथियों एक बात समझिएगा, जो ये चिकनकारी है साथियों, इसके लिए साथियों आपका लखनऊ प्रसिद्ध है, लखनऊ, ठीक है, चिकनकारी के लिए लखनऊ साथियों आपका विश्व प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए, ठीक है। उसके बाद बात करें तो साथियों जो ये फुलकारी है, इसमें बेसिकली आप देखेंगे कि फूलों का प्रयोग करके कढ़ाई किया जाता है, ठीक है। फूलों का उपयोग करके जो बनाई जाने वाली कढ़ाई का तकनीक है उसे हम फूलकारी कहेंगे, ठीक है, फूलकारी। जरदोजी में क्या होगा साथियों कि जैसे रेशम या जो मखमल के कपड़े होते हैं तो उसके किनारे पर जो की गई कलाकारी है साथियों, ठीक है, जैसे धातु की कढ़ाई होती है उसको जरदोजी बोला जाता है, ठीक है, जरदोजी बोला जाता है। आप बेसिकली साथियों जो सेंट्रल एशियन कंट्री है साथियों, उस साइड भारत, बांग्लादेश, इन देशों में भी साथियों आप देखेंगे कि इस तरह के जो आपके कढ़ाई के तकनीक है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर तो मीनाकारी होगा। लेकिन आपसे पूछे कि चिकनकारी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है साथियों, तो वो आपका लखनऊ होगा, विश्व प्रसिद्ध, ठीक है। फुलकारी आप समझ गए कि फूलों का उपयोग करके इसमें कढ़ाई किया जाता है, ठीक है, फुलकारी हो गए। जरदोजी भी आप समझ गए। तो चलते हैं साथियों हम अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अपने स्थान के साथ सही ढंग से मेल खाता है? अब देखो साथियों, मैंने वहां पे आपको 12 ज्योतिर्लिंग बताए कि भैया मल्लिका अर्जुन तो आंध्र प्रदेश में है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सोमनाथ हमने बताया कि नहीं, गुजरात में है। त्र्यंबकेश्वर हमने बताया कहाँ पे है, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में हमने बताया, तो ये भी गलत है। आपके सोमनाथ गुजरात होगा। वैद्यनाथ हमने बताया जाते झारखंड में, ठीक है। तो ये तीनों तो गलत है। पूछ रहा है कि सही कौन सा, तो ये मल्लिकार्जुन, ठीक है। चलिए साथियों 2 प्रश्न तो आप देख ही ले यहाँ से। प्रसिद्ध जो कंदरिया महादेव मंदिर है साथियों, मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो में, विदिशा में, हम्पी में, गंगईकोट चोलपुरम में, ठीक है साथियों। तो अब बात करें तो साथियों जो कंदरिया महादेव मंदिर है, कंदरिया कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ये आपके जो खजुराहो मंदिर परिसर है साथियों, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे कई आपको टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। और ये खजुराहो बेसिकली आपके एमपी मध्य प्रदेश में, ठीक है। वहीं पे आपका जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो साथियों आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा है कि जो शिवाला तेजा सिंह मंदिर है, शिवाला तेजा सिंह मंदिर है, शिवाला तेजा सिंह मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है, वो आपके पाकिस्तान में, ठीक है। ये पूछा गया प्रश्न, ठीक है, शिवाला तेजा सिंह हिंदू मंदिर, ठीक है। तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो पर से, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपका विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, शिवाला तेजा सिंह मंदिर पाकिस्तान में, ठीक है।
चलिए साथियों अगले पे चलते हैं। सांझी कला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात। देखो साथियों हर स्टेट में एक वहाँ का लोकल आर्ट है, ठीक है, कला है, और उससे प्रश्न आपसे बना जाता है जिसमें से 5-6 काफी चर्चा में रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए सांझी कला से पूछा गया है कि ये जो भैया सांझी कला है इसका संबंध कहाँ से है, तो ये तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उसी तरीके से बात करें तो आपसे पूछ ले कि पट्टचित्र, ठीक है, पट्टचित्र कला जो शैली है वो कहाँ का है, तो ये आपका जो होगा पट्टचित्र कला शैली ये आपका हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, ये आपका होगा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। उसी तरीके से पूछ ले कि वारली जो चित्रकला है वो कहाँ का है? महाराष्ट्र। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। उसी तरीके से आपसे पूछ ले कि चिकनकारी कढ़ाई, चिकनकारी कढ़ाई मैं अभी बताया, चिकनकारी कढ़ाई ये कहाँ से प्रसिद्ध है साथियों? ये लखनऊ से, लखनऊ से, ठीक है। इसके बाद बात करें तो साथियों एक है आपका काली घाट पेंटिंग्स, काली घाट पेंटिंग्स, काली घाट पेंटिंग्स, ठीक है, काली घाट पेंटिंग्स ये आपके साथियों कलकत्ता, ठीक है, वेस्ट बंगाल कलकत्ता, ठीक है, यहाँ से याद रखेंगे। इसके बाद मधुबनी पेंटिंग आपसे पूछे तो साथियों मधुबनी पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स इसका संबंध साथियों आपका बिहार, ठीक है, बिहार। इसके बाद बात करें तो कलमकारी, कलमकारी पेंटिंग्स आपसे पूछ ले तो वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद फड़ पेंटिंग्स की हम बात करें, फड़ पेंटिंग्स की बात करें, पेंटिंग्स की बात करें तो ये आपका राजस्थान से, और मुझे लगता है कि देखो साथियों इसी में से घुमाकर इधर उधर प्रश्न बनेगा, ठीक है। और एक और साथियों इसी कला शैली से जुड़ा एक रूप है जो तेलंगाना में फेमस है साथियों, वो है चिरियल, चिरियल स्क्रॉल्स। क्या है? चिरियल स्क्रॉल्स, ठीक है, कला का ही एक रूप है। ये आपके कहाँ पे? तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। तो ये 8-9 भैया याद कर लेना। देखना साथियों आप देख के लीजिए प्रीवियस ईयर। सांझी कला उत्तर प्रदेश, पट्टचित्र ये प्रीवियस ईयर है, पट्टचित्र ओडिशा, वर्ली महाराष्ट्र, चिकनकारी लखनऊ, कालीघाट पेंटिंग्स आपके कलकत्ता, मधुबनी बिहार, कलमकारी आंध्र प्रदेश, फड़ पेंटिंग्स राजस्थान, चिरियल स्क्रॉल्स तेलंगाना, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भैया? राजस्थान। चले हम अगले पे। कोथान द्वार स्वामी मंदिर जो है में नवनिर्मित 64 फुट की विश्व स्वरूप महाविष्णु की प्रतिमा किस शहर में स्थापित की जाने प्रस्तावित है? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मदुरई। तो साथियों ये जो आपका मंदिर है, ठीक है, कोथान दार स्वामी मंदिर ये आपके बेंगलुरु के विवेक नगर क्षेत्र में है, ठीक है। और यहीं पर साथियों महाविष्णु की 64 फुट, ठीक है, 64 फुट लंबी और साथियों 300 टन वजन वाला विष्णु की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ठीक है, यहाँ पे आपके, ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर बेंगलुरु हो जाएगा। अगला है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? सीजीएल 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अंडमान, राजकोट, नई दिल्ली, कोच्चि। तो जो आपका भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है साथियों, नेशनल वार मेमोरियल, ठीक है, वो आपके नई दिल्ली में है, ठीक है। आप अगर इंडिया गेट गए होंगे तो साथियों इस बहुत बगल में ही है, वहां पे भी लोग काफी जाते हैं इंडिया गेट घूमने के बाद। तो जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है वो आपके नई दिल्ली में है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि जो विवेक रॉक मेमोरियल है, विवेक रॉक और ये याद रखिएगा युद्ध स्मारक जो है बेसिकली हमारे सशस्त्र बलों के सम्मान में इसको स्थापित किया गया। और ये जो विवेक रॉक मेमोरियल है, अगर आपसे पूछ ले विवेक रॉक मेमोरियल ये कहाँ पे है, तो ये आपके कन्याकुमारी में। विवेक रॉक मेमोरियल कहाँ पे? कन्याकुमारी। कहाँ पे? तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और ये जो विवेक रॉक मेमोरियल है ये साथियों स्वामी विवेकानंद के सम्मान में इसका निर्माण हुआ था 1917 में, 1970 में। तो ये याद रखिए विवेक रॉक मेमोरियल आपके कन्याकुमारी के तमिलनाडु में, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक आपके नई दिल्ली में, जयप्रकाश नारायण संग्रहालय लखनऊ में, नेहरू पुस्तकालय जो नेहरू संग्रहालय और नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय नई दिल्ली में, ठीक है। तो ये देखिए साथियों 4-5 चीजें जो है इंपॉर्टेंट है जहां से प्रश्न बने वो मैं आपको बता दिया, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पेंटिंग और क्षेत्र जहां यह समृद्ध हुआ गलत सुमेलित है? कालीघाट पेंटिंग्स कोलकाता, सही है भैया।
फड़ पेंटिंग्स या स्क्रॉल पेंटिंग जिसको कहा जाता है, पंजाब, नहीं नहीं नहीं, ये तो कुछ डाउट है। मधुबनी पेंटिंग्स की बात करें तो बिहार। इसके बाद बात करें कलमकारी पेंटिंग्स, तो साथियों आंध्र प्रदेश। ठीक है, कलमकारी पेंटिंग्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश, ये भी सही है, अभी मैंने पीछे बात किया। और वही बात करें कि फड़ पेंटिंग्स या जिसको स्क्रॉल पेंटिंग्स कहा जाता है, फड़, इसका संबंध जो है वो आपका राजस्थान से, कहाँ से है, राजस्थान से। ठीक है, इसका संबंध जो होगा वो आपका राजस्थान से होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो आपका राजस्थान होगा। ठीक है, राजस्थान होगा। ठीक है, चलिए साथियों अगला और लास्ट, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? एमटीएस 2014 में पूछा गया है साथियों। ठीक है, स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ, एकास्मा। तो साथियों आप स्तूप के बारे में सुने होंगे। ठीक है, तो जो बौद्ध धर्म में पवित्र अवशेषों पर, जैसे साथियों जो बौद्ध संत हो गए उनके जो अवशेषों को जहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है और जो एक अर्ध गोलाकार संरचना होता है, ये काफी पवित्र जगह है साथियों बौद्ध धर्म के लोगों के लिए। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है ये पूछा गया है। ठीक है, तो उसे साथियों स्तूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्तूप कहा जाता है। ठीक है, स्तूप। और इस स्तूप का जो सबसे पवित्र पार्ट होता है उसको शायद हर्मिका बोलते हैं, हर्मिका। ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था शायद। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे साथियों सांची का स्तूप के बारे में आप सुने होंगे, सांची का स्तूप। ठीक है, तो ये जो है सांची का स्तूप है कहाँ? एमपी, मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके के भी साथियों प्रश्न बन जाते हैं। बेसिक सा प्रश्न है, इसमें कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है कि उसको क्या कहते हैं। स्तूप आप सुनते ही होंगे साथियों, उनके लिए एक पवित्र जगह है। ठीक है, जो अर्ध गोलाकार संरचना होती है इसकी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो साथियों दो तीन बातें, एक और बात, हाँ एमपी से एक और बात याद रखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश से एक बाघ की गुफा से प्रश्न बना कि बाघ की गुफाएं कहाँ पे? बाघ की गुफाएं तो ये भी आपके एमपी में जो धार जिला है, धार जिला एमपी के धार जिले के बाघ शहर में। ठीक है, धार जिले के बाघ शहर में एक बाघ की गुफा है। ठीक है, और बाघ की गुफाएं जो है साथियों पत्थरों को काट कर बनाई गई 9 गुहा स्मारकों का समूह है आपका बाघ गुफा। ठीक है, जो पत्थर है साथियों उन्हीं को काट कर ये केव्स बनाए गए हैं। ठीक है, ये केव्स बनाए गए एमपी के धारवाड़ जिला में। तो ये थोड़ा सा साथियों याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बना है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो एक और बात याद रखिएगा जो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछ ले कि जो राजबाड़ी खंडहर है, राजबाड़ी खंडहर वो कहाँ पर है? तो राजबाड़ी खंडहर जो है ये नागालैंड में है। ठीक है, नागालैंड के जो दीमापुर रेलवे स्टेशन है उसके करीब ही है राजबाड़ी खंडहर। और ये आपके, मुझे याद है कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। बेसिकली जो राजबाड़ी खंडहर है साथियों, जो वहाँ पे दिमासा कचारी साम्राज्य था उसके द्वारा निर्मित एक मशरूम गुंबदार स्तंभों की एक श्रृंखला है राजबाड़ी खंडहर। ठीक है, जो नागालैंड के दीमापुर रेलवे स्टेशन के करीब स्थित है। तो ये साथियों इस टॉपिक से रिलेटेड आपके जो प्रश्न थे वो मैंने सोचा कि अब देखो साथियों थोड़ा उतना तो इससे प्रश्न नहीं बनते, लेकिन अब क्या है कि जब आप स्टैटिक जीके करते हो उसमें से यहाँ से भी प्रश्न बने हैं तो आपका एक वो कर्तव्य है कि आप उसको भी कवर करेंगे, भले ही थोड़ा कम प्रश्न हो, थोड़ा कम समय का सेशन हो, लेकिन उसके ऊपर भी साथियों हमारा थोड़ा ध्यान गया। तो हमने आज की सेशन में करवा दिया। अब जो है हमने साथियों क्लासिकल डांस, उससे जुड़े जो लोग हैं वो कर लिया, फेस्टिवल्स कर लिया, वाद्य यंत्र से जुड़े चीजें हो गई, ये स्थापत्य मूर्ति कला से चीजें जो है वो साथियों हो गए। और बच रहा है साथियों आपका जो भी इसमें आगे जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो हम लोग करेंगे। इम्पोर्टेंट डेज हैं, पुस्तकें हैं, आपके संगठन हैं, अवार्ड हैं, वो सारी चीजें हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, एक साथियों और मैराथन आएगा जिसमें मतलब थोड़े लंबे समय का वीडियो होगा जिसमें हम पूरे 2024 में स्टैटिक जीके से जो आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं एसएससी सीजीएल में वो कवर करेंगे। ठीक है, बाकी साथियों चलिए थोड़ा एक डाउट मुझे भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा मिलता है हैंड राइटिंग को लेकर। तो क्या है कि साथियों जो मैं अभी सेटिंग पे काम कर रहा हूँ पेन टैब पे, इस पर थोड़ा सा मुझ पर अभी जो है मतलब एक होता है नहीं कि जब आप जम जाते हैं किसी चीज़ में, तो वो चीज़ें थोड़ा सा अभी नहीं हुआ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर हो चीज़ें, और मैं इम्प्रूव जरूर करूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ठीक है, और बाकी साथियों आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो ऊपर स्टडी गुरुकुल का। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड करके साथियों वहाँ पे सारे टीचर्स के जो बैचेज है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जो आपके लिए सुटेबल है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक आप अपना ख्याल रखिए साथियों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।